खबरों का इंतजार हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा। बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। बात पते की में आज क्या खास और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि भारत में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें छांगुर पर एक फोन पर निर्देश पाते ही हुक्म की तामील करने में ये जुट जाता था। क्या है पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार में आज भी मर्डर का दौर जारी है। हर दिन हो रहे मर्डर को लेकर सुशासन बाबू सवालों के घेरे में है। इस खबर को भी डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। तो वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर किस विवादित मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। इसके पीछे आखिर क्या विवाद है वो भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ 7:30 पर आपको दिखाएंगे कि भारत में आखिर टेस्ला कार से क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीपी हाई हो गया है और भारत में लॉन्च टेस्ला का कौन सा मॉडल हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के काले खेल की। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर से चल रहे धर्मांतरण का नेटवर्क सिर्फ छांगुर बाबा तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा था और ये गैंग संगठित रूप से धर्मांतरण करवाता था। एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें पता चला है कि छांगुर बाबा तो महज एक कठपुतली है, बल्कि इस पूरे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कोई और था। और उसी मास्टरमाइंड के इशारे पर छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चलाता था और इसके बदले उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड कोई और है और उसी के इशारे पर छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। यानी छांगुर बाबा किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस के अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छांगुर को बाहर से किसी का फोन आता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का छांगुर पालन करता था। छांगुर के इस छिपे मास्टरमाइंड का राज छांगुर के कीपैड वाले मोबाइल में छिपा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, पुराना छोटा मोबाइल ही रखता था। किसी को उसके आका के बारे में पता न चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के इस आका को लेकर उसका ऑर्डर इतना जरूरी होता था कि वो नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था और छांगुर को उसके आका का फोन हफ्ते में एक ही दिन आता था। छांगुर का आका वहाँ से आदेश देता था और छांगुर हुक्म तालीम तालीम कहता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। इसके बाद केवल वो हुक्म जारी करता था कि ये होना ही चाहिए, आका का आदेश है। इस धर्मांतरण गैंग और छांगुर बाबा का मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल पुलिस इसका पता लगा रही है। जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को लेकर जैसे जैसे आपको बता दें ये पूरी की पूरी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर के आलिशान कोठी में छांगुर बाबा धर्मांतरण की पूरी क्लास चलाता था। कोठी के तहखाने में अलग अलग रूम बनाए गए थे और इन कमरों में ही धर्मांतरण की पूरी पाठशाला चलाई जा रही थी। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के लिए छांगुर बाबा दुबई से ट्रेनर मंगवाता था और ये दुबई रिटर्न ट्रेनर छांगुर की इसी कोठी में लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित करते थे। अपनी इसी कोठी में वो अपने गुर्गों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी करता था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा दुबई से कई मौलानाओं को बुलाता था और इन्हीं मौलानाओं के साथ खुद भी धर्मांतरण की ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण कराया गया था। कोठी में तहखाने की तरह 20 कमरे बनाए गए थे और इन्हीं तहखाने में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा था। शिजर-ए-तैयबा किताब भी उसी उद्देश्य से लिखी गई थी, जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सके। वहीं हिंदू देवी देवताओं के प्रति कैसे नफरत भरी जाए, इसके लिए किताबें छापने की तैयारी में था। धर्मांतरण के इस खेल को बढ़ाने के लिए छांगुर बाबा ने ट्रस्ट और बुटीक के जरिए तमाम उन गरीब लड़कियों को फंसाने की पूरी कहानी रची जो लड़कियां वहां पर नौकरी की आस में आती थी। में उन गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनको वहां पर रखा जाता था और उसके बाद अपने गुर्गों से कहकर छांगुर बाबा उनका धर्मांतरण करवाता था। ये छांगुर का धर्मांतरण का हेडक्वार्टर था और यहीं से बैठे बैठे छांगुर वीडियो कॉल पर सारा नेटवर्क संचालित करता था। धर्मांतरण का ये काला खेल पिछले 15 वर्षों से खेला जा रहा था, लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और योगी सरकार ने उसकी धर्मांतरण की फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया है। सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा जारी है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में अब साधु संतों के वेश में घूम रहे ऐसे ढोंगियों पर सरकार का बड़ा एक्शन भी शुरू है।
सीएम धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके बाद नकली बाबाओं की धरपकड़ यहां पर तेज हो गई है। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और तथाकथित साधुओं से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पहचान पत्र दिखाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ। लेकिन इससे पहले देहरादून से विकास नगर गिरफ्तार किए गए आरोपी को देखिए, जो कि बाबा के भेष में पकड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और इसका नाम रकब उर्फ शाह आलम है। दरअसल ऑपरेशन कालनेमी के तहत 1249 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इतना ही नहीं, करीब 182 का चालान भी काटा जा चुका है और इस ऑपरेशन के तहत 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उधर हरिद्वार में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जब कैमरा घुमाया तो कई बाबाओं की बोलती बंद हो गई। न किसी के पास आईडी और न ही किसी के पास कोई शास्त्र का ज्ञान। अरे बैग चोरी हो गया उसमें। कहाँ के रहने वाले? अम्बाला जी। अम्बाला के। यानी भगवा चोला पहन लिया और बन बैठे भगवान के दूत। लेकिन अब धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी इन सब पर भारी पड़ रहा है। पुलिस आपको अगर रोक रही है, आपसे पूछ रही है तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ हैं। केस लगा हुआ है तो कहाँ से दे देगा? किस चीज का केस है? कांवड़ उठा ली हमारी पहले। दरअसल कावड़ यात्रा हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है और ऐसे में ये फर्जी बाबा चुनौती पैदा कर सकते हैं, जिस पर अब सीधे पूछे जा रहे हैं कि वेद कौन कौन से हैं, गायत्री मंत्र सुनाओ, पहचान पत्र दिखाओ, और जो असली होंगे वो बचेंगे और जो फर्जी होंगे वो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। गायत्री कोई मंत्र आता है? अरे सब आते, नहीं सुना रहे हम। सुनाइए आप। नहीं सुना रहे, क्यों सुनाए? पुलिस तो पूछेगी आपसे, जानकारी लेगी आप। पुलिस पढ़ाई पूछेगी, मंत्र अंतर क्या पूछेगी? इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड में धर्म बदलकर छलने वाले ढोंगियों के खिलाफ सरकार का बड़ा ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इस ऑपरेशन के तहत आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, आज वो पूरे देश में टॉप ट्रेंड में है। 1200 से ज़्यादा कार्रवाई अब तक हो चुकी हैं और कुछ जगह ऐसी निकली जहां मुस्लिम लोग हिंदू वस्त्र धारण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और लोग कह रहे हैं कि ये अभियान तो बहुत सही है और बड़े पैमाने पर अब ऐसे लोग शहरों में कम नज़र आ रहे हैं इन दिनों। नहीं, कालनेमी जो ऑपरेशन है वो अभी हमारा चलता रहेगा और उसको हम विधिवत रूप से चलाने वाले हैं और जितने भी प्रकार के छदम बेचधारियों के अतिरिक्त जो भी लोग समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, प्रदेश को हानि पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में भी आए हैं, रोहिंग्या के रूप में आए हैं, अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, वो सब कालनेमी की ऑपरेशन के अंतर्गत ही आएंगे और जो छदम बेचधारी हैं उनका ये अभियान अभी हमारा चलेगा। कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। सुरक्षा से लेकर खाने पीने की शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा है। लेकिन यूपी के सरकारी स्कूल के टीचर को कावड़ ले जाने से आपत्ति है, तभी तो बच्चों को बेतुका ज्ञान दे रहे हैं। बरेली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर सरकारी इंटर कॉलेज का टीचर छात्रों के बीच मंच पर खड़ा होकर कावड़ पर कविता सुनाता है, लेकिन कविता कावड़ के प्रति श्रद्धा भाव से नहीं है, बल्कि कावड़ के खिलाफ थी। ये वीडियो बरेली के MGM इंटर कॉलेज का है और कावड़ से ऐतराज जताने वाले टीचर है रजनीश गंगवार, जो असेंबली में कई छात्रों के सामने माइक पर विवादित गीत गा रहे हैं। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ये कविता उस समय सामने आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके लिए 24 घंटे मुस्तैद है। रजनीश गंगवार ने छात्रों को इस कविता का संदर्भ सहित वो व्याख्या भी सुन लीजिए। कावड़ लेने मत जाना, मतलब इसलिए बोला था कि बच्चे नशा वगैरह करते हैं और नशा वगैरह करते हैं, इसी टॉपिक पे बताया था कि कावड़ लेने मत जाना बच्चों के लिए। क्या बताया था सर? वो रजनीश सर ने ये बताई थी, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। अच्छा। हाँ सर, और इसी के ऊपर बताई थी बच्चे वहाँ जाते हैं, नशा करते हैं। सोशल मीडिया में विवाद वायरल होने के बाद बरेली पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शिक्षक को कोई भी ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे छात्रों के मन में किसी भी धर्म को लेकर नकारात्मकता पैदा हो। तो देखिए, लगातार कावड़ से जुड़ी एक एक खबर आपको बता रहे हैं और किस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसी के साथ साथ अब अगली खबर आपको दिखाएंगे हम किस तरह से कावड़ को लेकर ही अगली खबर है। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
जिसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। यूपी में कांवड़ियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ की, तो मेरठ में साइड लगने से बौखलाए कांवड़ियों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। वहीं हरिद्वार में मामूली कहासुनी पर दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है और दरोगा के डीजे रोकने पर इटावा बरेली हाईवे को कांवड़ियों ने जाम कर दिया। रुड़की के मंगलोर में स्कॉर्पियो गाड़ी से हल्की टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मेरठ के सदर बाजार में मामूली कहासुनी के बाद पुलिस के सामने ही कांवड़ियों ने एक स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जहां घड़ी और चश्मे की दुकान में मामूली बहस के बाद कांवड़ियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पुलिस ने हरियाणा के 2 कांवड़ियों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं संभल में डीजे रोकने पर कांवड़िए दरोगा से भिड़ गए और फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे जाम कर दिया। खाली करो, वहाँ चलो। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में पुलिस ने कमर कस ली है। इस बीच एक थानेदार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांवड़िए की मदद करते हुए कांवड़ उठाकर उनके साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। रमाकांत पचौरी ने उस केस का पर्दाफाश किया था जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या की थी और उसके शव को काटकर नीले ड्रम में भर दिया था। ये केस हफ्तों तक मीडिया की हेडलाइन में रहा। अब वहीं पचौरी जी मानवता और भक्ति का ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के सुशासन और कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ राज्य में यहाँ क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। 2 कारोबारियों की हत्या का मामला अभी तक राज्य में शांत भी नहीं हुआ था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लापता मैनेजर की डेड बॉडी कुएं से बरामद हुई। और इतना ही नहीं, नवादा में युवक का मर्डर कर दिया गया और फिर शव को केमिकल से जलाने की कोशिश की गई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि मर्डर पर, यहाँ पर आप देखिए मर्डर होते जा रहा है और सुशासन का सरेंडर क्या सामने आ रहा है। पटना के कंकड़बाग से लापता हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर की कहानी। अब तक कब्र बन चुके कुएं में दफन पाई गई। कुएं से पहले तक चप्पल मिली, फिर स्कूटी और आखिर में अभिषेक वरुण का शव। शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये गांव का इलाका है हसनपुर का। ये कुआं है, ये कुआं आपको दिखाते हैं। इस कुआं में अभी भी अभिषेक वरुण का डेड बॉडी है। सीसीटीवी में वो रात को 10:48 पर अकेले स्कूटी पर दिखते हैं। परिजन साफ कह रहे हैं ये हादसा नहीं, हत्या है। हत्या हुई है। किस पर शंका है? आप शंका किसी पर कैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्री प्लान के तहत इनको यहाँ लाया गया है। यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता है। देख ही रहे हैं कैसा रास्ता है। और पुलिस वो अब भी दुर्घटना की थ्योरी में उलझी है। अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के सहारे मौत का सच तलाशा जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि सड़क बगल में 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके बगल में पुराना कुआं है और कुआं पर कोई रोक नहीं है। नवादा में युवक का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। देखने से लग रहा था कि उम्र 18 से 19 साल के आसपास होगी। मुफस्सिल इलाके में उसका शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई के पहले 13 दिनों में ही बिहार में कम से कम 33 लोगों की हत्या हुई है। इस तरह बिहार में हो रही हत्याओं से सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। माना जा रहा है कि अपराधियों के बुलंद हौसले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टर को देख लीजिए, जिसमें हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र है और इसके साथ जेडीयू और बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया है। ये पोस्टर लगाया गया है, इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ऊपर ही लिखा है बिहार में गुंडा राज। हाल के दिनों में जिस तरह प्रदेश में हत्याएं हुई है, उसे लेकर विपक्ष को बैठे बिठाए नीतीश सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस के साथी यानी आरजेडी पर तंज कसा है। अपराधी खुले तौर पर अपराध कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है। सारा अपराधी ऑर्गेनाइज होकर के विधानसभा पहुंच गया है। अब तो पूरा कट कमीशन का सिस्टम है। अब तो जो है शूटर घूम रहे हैं। जो लोग सत्ता से अपराधी चलाते हो, जिनके पार्टी में अपराधी ही हो, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में सिर्फ अपराध ही कराया हो, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
फिलहाल पटना की दीवारों पर चिपके पोस्टर और सियासी बयानों की गर्मी ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर अपराध बनाम सुशासन की बहस में उलझा दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमीयत की याचिका खारिज कर दी गई है। यूपी सरकार को निर्देश देने की याचिका थी, मॉब लिंचिंग रोकथाम के लिए याचिका थी। वहीं मॉब लिंचिंग पर जमीयत की जो याचिका है, अब बड़ी जानकारी ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। साय सरकार घुसपैठियों को लेकर एक्शन मोड में है और उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट कर रही है। क्योंकि अवैध घुसपैठियों से लोग परेशान हैं, इसलिए इनकी पहचान कर इन्हें इनके देश वापस भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को अब उनके देश लौटाने की कवायद तेज हो गई है और ये देख सकते हैं बांग्लादेशियों को लेकर के गाड़ियां निकल रही है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने 30 बांग्लादेशी नागरिकों को फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी भेजा है, जहां उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि इन्हें बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, बीएसएफ को इन्हें सुपुर्द किया जाएगा, उसके बाद बीएसएफ आगे की अग्रिम कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि ये घुसपैठिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली डिपोर्ट करवाई है, जो केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद की गई। साय सरकार ने ये एक्शन अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय शिकायतें मिलने के बाद लिया है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर मराठी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद ने अब सियासत में उबाल ला दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की तस्वीरें सामने आई थी और अब मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को ही खुला चैलेंज दे दिया है। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना। मराठी भाषा के छद्म ठेकेदार हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं और उन पर मराठी बोलने का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर लोगों की पिटाई की जा रही है, उससे यही लग रहा है कि जैसे एमएनएस कार्यकर्ता सड़क पर ही मराठी भाषा की पाठशाला चला रहे हैं। इसलिए नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को मदरसों में मराठी में अजान कराने की नसीहत दे डाली। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना, उधर आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है। नीतीश राणे के बयान और मराठी भाषा को लेकर चल रही गुंडागर्दी को लेकर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, सुनिए। स्कूल टीचर को भी अलाउड नहीं है कि बच्चों को मार के सिखा सके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़े लोगों को किसने हक दिया और कोर्ट क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? लोगों का नाम लेके बोल रहे हो कि टोपे वाले को जाके मराठी सिखाओ, उनके एरिया में जाके सिखाओ। अरे तुम लगड़ा लगा के बात करना क्या सीखना चाहते हो? अरे जो काम करना है वो तो करो, तुमको आज हम लोग ने चुन के दिया है। दरअसल बीते दिनों में मराठी भाषा नहीं बोलने पर जिन लोगों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए लोगों को पीटा, वो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के लोग थे और कोई एक दिन का मामला नहीं। पिछले कई दिनों में मराठी नहीं बोल पाने पर इन गुंडों ने कई लोगों की पिटाई की है। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर आपको बता दें, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का जो कैप्सूल था वो प्रशांत महासागर में उतरा। यान के समुद्र में उतरते ही पूरा देश खुशी से यहाँ झूम उठा। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया और जब शुभांशु यान से निकले तो एकदम मुस्कुराते हुए नजर आए। शुभांशु के माता पिता भावुक और गौरवान्वित होते हुए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने कहा, मैं इस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब लैंड हो रहा था तब थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया, ईश्वर साथ में है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व का क्षण है। अगर गर्व को नापने का कोई पैमाना होता तो आज वो कम पड़ जाता। शुभांशु के सकुशल लौटने पर पीएम मोदी ने कहा, ये गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभांशु शुक्ला को बधाई और शुभकामनाएं दी। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष अभियान 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से शुरू हुआ था। जब वो आईएसएस के लिए रवाना हुए थे, उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मसल्स लॉस, मेंटल हेल्थ और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से आपको बता दें, जो बेकाबू रफ्तार है उसका कहर देखने को मिला है, जहां पर देर रात बाइकर्स गैंग ने सड़क को रेसिंग ट्रैक बना दिया और नतीजा बड़े हादसे की शक्ल में सामने आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड की है।
जहां 20 से ज्यादा बाइकर्स ने तांडव मचाया। बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवकों ने खुलेआम स्टंटबाजी की, कानून को ताक पर रखा और सड़क को स्टंट जोन बना दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में बाइकर्स आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद कई युवक सड़क पर गिरते दिखे। देर रात बाइकर्स गैंग यहां पर तेजी से चल रहा था, तभी स्टंट करते वक्त हादसा होता है जिसमें कुछ बाइकर्स जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि ये बाइकर्स कौन है, इसके बारे में लखनऊ पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। वायरल वीडियो के बाद ये बाइकर्स गैंग अब योगी फोर्स की रडार पर आ चुका है। लखनऊ पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कब रुकेगा ये स्टंट का खेल। देश में अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मजारों को लेकर आक्रोश है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इन्हें लेकर सड़कों पर संग्राम हो रहा है। सबके बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंदिर और मस्जिद के जमीनी विवाद ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। प्रशासन के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और इनका आरोप है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर की जमीन पर हो रहा है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने कल जबलपुर बंद का ऐलान कर दिया है। ये हंगामा, ये बवाल, ये प्रदर्शन, ये गुस्सा जबलपुर के मड़ई इलाके में मस्जिद बनाने को लेकर है। आरोप है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। जबलपुर प्रशासन के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं। तहसीलदार ने इसकी अवैध संपत्ति घोषित करी। जहां गायत्री बाल मंदिर की जमीन है वहां पे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया। इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 12 जुलाई को जबलपुर कलेक्टर के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर विवादित मस्जिद को वैध बताते हुए पोस्ट की गई थी। इससे हिंदूवादी संगठनों के लोग आग बबूला हो गए। हालांकि कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम आरएस मारवी को हटा दिया है। साथ ही फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर दी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। मध्य प्रदेश के जैसा ही हाल आपको बता दें राजस्थान का भी है, जहां पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि कॉलेज के अंदर मजार का निर्माण किया गया है, जिस वजह से ये विवाद बढ़ते जा रहा है। मामला जयपुर के महारानी कॉलेज में बनी मजारों का है। इन मजारों को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठन यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मजारें अवैध है, किसी भी सूरत में अवैध मजार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजाग, राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये जयपुर के महारानी कॉलेज के गेट की तस्वीर है, जहां धरोहर बचाओ संरक्षण समिति ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया। समिति का आरोप है कि जब कॉलेज बना था तब यहाँ किसी तरह की कोई मजार नहीं थी। ऐसे में अचानक ये मजार कहाँ से आ गई? आज मजार बनी है, कल को अजान भी होगी। अभी भी लोग आ रहे हैं। जिस कॉलेज के अंदर पुरुष तक नहीं आ सकते उसके अंदर अजान पढ़ने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? आपको बता दें कि जयपुर का महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का संगठन कॉलेज है। यहाँ 6000 से ज्यादा सीटों पर हर साल लड़कियों का एडमिशन होता है। कॉलेज कैंपस में 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लड़कियां रहती है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन की जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट 18 जुलाई को आनी है। लेकिन जयपुर में लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जारी है। यूपी में एक बार फिर से सीएम योगी का बुलडोजर चला है और इस बार अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये मजार भी सरकारी जमीन पर बनी थी, तो इसका नेस्तनाबूद होना तो तय था। मंगलवार सुबह बाबा का बुलडोजर पहुंचा और फिर अवैध बनी मजार को ढहाना शुरू कर दिया। अवैध मजार को ढहाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर पहुंचे। देखिए कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध जमीन पर बनी मजार धराशायी कर दी गई। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील का है। यहाँ पर बदलिया फागू शाह बाबा की मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि हालात न बिगड़े। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासन की टीमें मौजूद थी। मजार को गिराने की प्रक्रिया कुछ ही घंटों में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई। योगी सरकार बनने के बाद लगातार अवैध ढंग से बनाए गए मदरसों और मस्जिदों को गिराने की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यूपी के पीलीभीत से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक मौलाना ससुर ने पहले तो अपने दामाद को घर बुलाया और उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी।
मौलाना ससुर की दरिंदगी का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग कमरे में बैठे हैं और उसी कमरे के एक चारपाई में पीड़ित दामाद भी बैठा है, जिसके बाद उसका ससुर शमशुद्दीन यामीन को खींचते हुए जमीन पर पटक देता है और पिटाई शुरू कर देता है। आरोपी ससुर ने लाठी से ही अपने दामाद को बुरी तरह से पीट दिया। कमरे में कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं और ये लोग आरोपी को रोकने की बजाय पीटने के लिए और उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। दामाद यामीन हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौलाना ससुर का हाथ बिल्कुल नहीं रुका और वो लगातार उसे पीटता रहा। इतनी पिटाई के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा, जिसके बाद आरोपी ससुर ने दामाद को पेट से बांधकर भी पीटा। पीड़ित ने बताया कि ससुर ने उसे जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश भी की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शमशुद्दीन और उसके 2 बेटे को हिरासत में ले लिया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की बड़ी शुरुआत हो गई है। टेस्ला ने आज मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलकर आधिकारिक तौर पर आपको बता दें देश में एंट्री कर ली है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला की भारत में एंट्री से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके बार बार मना करने के बाद भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी मॉडल वाई को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए है। ये शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर टेस्ला शोरूम के बाहर गहमा गहमी देखी गई। लंबे इंतजार के बाद फाइनली टेस्ला ने इंडियन मार्केट में कदम रख दिया है और आप पीछे देख सकते हैं, ये है टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि शोरूम। ये मुंबई के बीकेसी में खुला है और अभी ये शोरूम मीडिया एक्सपीरियंस के लिए खुला है। आम लोगों की शोरूम में एंट्री 1 हफ्ते के बाद होगी। टेस्ला कार की भारत में पहली डिलीवरी अगस्त से एक्सपेक्टेड है, तो वहीं टेस्ला का दूसरा शोरूम दिल्ली में इसी महीने के अंत तक खुल जाएगा। टेस्ला के भारत में एंट्री को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए धमकी दी और कहा था कि ये अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी एलन मस्क ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और भारत में उभरते इलेक्ट्रिक कार बाजार की संभावनाओं को देखते हुए टेस्ला ने धमाकेदार दस्तक दी, जिससे ट्रंप का बीपी हाई हो सकता है। अब ट्रंप भले नाखुश हो, लेकिन टेस्ला के भारत आने से यहाँ के लोग बहुत खुश और उत्साहित है। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर नाग की मौत का खौफनाक इंतकाम नागिन ने लिया और एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 2 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। ये कोई नागिन 3 या नागिन रिटर्न्स की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ की उस कहानी का ट्रेलर है जिसमें नागिन ने बदला लेने की कस्में खाई। दरअसल नामकरण संस्कार वाले दिन घर में कार्यक्रम था। जानकारी के मुताबिक तभी एक रिश्तेदार ने लाठी से नाग को मार दिया। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लाठी एक श्राप को जन्म दे रही है। कुछ दिन बाद उसी घर में काली नागिन निकल आई। नजरों में जहर, चाल में कहर। पहला वार करते हुए सुबह शख्स को डस लिया। जब तक इलाज होता तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। कुछ दिन बाद नागिन का निशाना बने 2 रिश्तेदार और नागिन ने दोनों को एक ही रात डस लिया। अब गांव सिहोरा में डर का साया है। हर शख्स यही पूछ रहा है, क्या नागिन ने सच में कसम खाई है? क्या ये वही बदला है जो हमने फिल्मों में देखा है? पर शायद अब यहाँ हकीकत बन चुका है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और गांव में सांप पकड़ने वाले ने नागिन को भी पकड़ लिया है। लेकिन इन 3 घटनाओं के बाद लोगों के बीच डर गहरा गया है। वहीं उदयपुर में एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन घबराने के बजाय उसने सांप को थैली में बंद किया और अस्पताल पहुंच गया। उसके बाद डॉक्टरों को सांप दिखाकर बोला कि यही आरोपी है जिसने मुझे काटा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं। डॉक्टर भी पहले तो चौंक गए, फिर एंटीवेनम देकर मरीज का इलाज किया, जो अब खतरे से बाहर है। घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं, बेचारे लेके आए साथ में। कितने हाँ, कोई बात नहीं है। उदयपुर के खांजीपीर इलाके में एक सांप ने इस शख्स को काट लिया। आमतौर पर लोग ऐसी घटना से घबरा जाते हैं, वहीं घबराने के बजाय इस शख्स ने हिम्मत से काम लिया। उसने न तो सांप को मारा न भगाया, बल्कि उसे पकड़कर बड़े इत्मीनान से थैली में बंद किया और सीधे अस्पताल की ओर चल पड़ा। नहीं, इनके काट खाया नहीं, बेचारे लेके आए साथ में। राजकीय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शख्स जब पहुंचा तो हाथ में थैली लिए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब यही है वो आरोपी जिसने मुझे काटा है। हाँ, कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि अक्सर मरीज ये नहीं बता पाते कि उन्हें किस प्रकार के सांप ने उन्हें काटा है, जिससे सही उपचार तय करने में देरी होती है। लेकिन इस शख्स की समझदारी और साहस ने डॉक्टरों का काम आसान कर दिया और समय पर इलाज मिलने से इस शख्स की हालत स्थिर है और अब वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है।
सफाई के मामले में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। यहां आवारा कुत्तों ने कॉलेज जा रही छात्रा पर अटैक कर दिया और ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में यहां कैद हो गई। और आवारा कुत्तों के अटैक का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रा कॉलेज के लिए जा रही है। इसी दौरान दूसरी तरफ से आवारा कुत्तों का झुंड आता है और छात्रा पर अटैक कर देता है। कुत्तों के हमले में छात्रा जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद चारों छात्रा को काटने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से छात्रा चीखते बिलखते हुए पैरों से अपना बचाव करती है और फिर कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही छात्रा थोड़ा रिलैक्स होती है, फिर कुत्ते वापस आकर काटने के लिए दौड़ते हैं। इस दौरान एक दूसरी छात्रा ने पत्थर फेंककर कुत्तों को भगाया। आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और देखिए, आपने चोरों को पकड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन चोर अब इतने हाईटेक हो जाएंगे कि चोरी के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। यूपी के एक गांव में चोरों का एक ऐसा ही खौफ था, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। देखिए कैसे पूरा गांव जाग रहा है। कई लोग खेतों में मौजूद हैं तो कई छतों से आवाज लगा रहे हैं। दरअसल इन गांव में चोरी का डर है और अंदेशा है कि चोर चोरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पूरा गांव चोरों की तलाश कर रहा है। हवाई जहाज ना था, ड्रोन है। लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो छानबीन की गई और सामने आया कि रील के लिए गांव में कुछ लोगों ने रिमोट वाला हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इस प्रकार की सभी सूचनाएं अफवाह पाई गई, तथ्यहीन बात है। इस प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दे, पुलिस लगातार एक्टिव है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे क्योंकि रील की सनक भी पैनिक क्रिएट कर सकती है। और देखिए, अक्सर मामूली कहा सुनी कब हिंसा में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां पर लड़कियों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। पहले तो बहस यहां पर शुरू हुई और उसके बाद जमकर लात और घूंसे चलने लगे। ये है आज की बेटियां जो एक दूसरे पर इतनी भारी पड़ गई कि स्कूल के बाहर सड़क को अखाड़ा समझ बैठी। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में वार और तेवर ऐसा जैसे खानदानी दुश्मनी का हिसाब किताब चल रहा हो। सबकी ड्रेस एक जैसी, लेकिन जज्बात बिल्कुल अलग अलग। कोई थप्पड़ से ज्ञान बांट रही हैं तो कोई बाल खींचकर संस्कार सिखा रही हैं। स्कूल के बाहर शिक्षा नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का पूरा पाठ चल रहा है। अब जरा इन आंटी को देख लीजिए जो पास खड़ी होकर मोबाइल कैमरे में नहीं बल्कि कमांड सेंटर से काम कर रही हैं। उसे खींचो, इसे घसीटो, निर्देश दे रही हैं, जैसे कि बॉस फील्ड में टीम भेज रही हो। जब लगा कि बात नहीं बन रही तो खुद ही मैदान में उतर आई। मोहतरमा को जमीन पर पटक कर बता दिया कि उम्र भले ही बढ़ गई हो, दमखम अभी भी बाकी है। तस्वीरें देखकर लगता है कि यहाँ गर्ल्स गैंग क्लब का रिक्रूटमेंट टेस्ट चल रहा हो। मारपीट का स्किल सेट भी हाई लेवल का है और कॉन्फिडेंस तो पूछिए मत, क्योंकि ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं। छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक अस्पताल में एम्बुलेंस मरीजों को नहीं बल्कि ईंट और पत्थरों को ढोता हुआ दिखाई दिया। इस सड़क पर सर पर दौड़ती एम्बुलेंस को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि कोई मरीज गंभीर हालत में होगा, उसे लेकर इस स्पीड से ये एम्बुलेंस इमरजेंसी में जा रही है। ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस अस्पताल के सामने रुकती भी है। हैरानी तो तब हुई जब एम्बुलेंस का गेट खुला और मरीज की जगह निकले ईंट पत्थर। देखिए, आप चौंकिए नहीं, ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है, जहां नई एम्बुलेंस मरीजों को नहीं नसीब हो रही बल्कि इसे मालवान बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या चीज के लिए एम्बुलेंस है? सूरजपुर की लाइफलाइन अस्पताल में काम चल रहा है। ट्रैक्टर से ईंट पत्थर लाने के बजाय एम्बुलेंस से इसकी ढुलाई चल रही है। मतलब पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस को मालवाहन बना लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जरूर ये तस्वीर देखनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था का पता लग सके। आपने कहावत सुनी होगी कि आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास। मतलब आप दूसरे काम से आए थे और किसी और ही काम में उलझ कर रह गए। यूपी के सोनभद्र में एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जामुन खाने गए थे और सैलाब में फंस गए। फिर क्या था, लगे मदद की गुहार लगाने। वो तो समय रहते गांव वालों ने देख लिया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। देखिए कैसे इस शख्स को रस्सियों के सहारे पुलिस और ग्रामीण निकाल रहे हैं। नदी उफान पर है और शख्स की जान खतरे में। खतरनाक लहरों के बीच गांव वाले पुलिस की टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। सोनभद्र के रहने वाले गणेश खरवार जामुन तोड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। अचानक से नदी में तेज बहाव आया और वो फंस गए। उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक इस बात की सूचना पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंचे और गांव वालों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।
पुलिस की फुर्ती और जनता के सहयोग की वजह से एक जिंदगी को मौत के मुंह से वापस लाया गया। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ जाएगी। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी के सहारनपुर में तो बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ गया है। उसके बाद भी लोग यहां पर जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। अब इस बाइक सवार को देखिए, बरसाती नाले का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि उसके बाद भी ये जान जोखिम में डालकर बाइक निकाल रहा है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो क्या होता, इसका अंदाजा लगा लीजिए। इस ट्रैक्टर सवार को ही देख लीजिए, खुद के साथ साथ अन्य लोगों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है। अगर इस बहाव में ट्रैक्टर बह गया तो ट्रैक्टर चालक के साथ अन्य लोगों की जान पर बनाएगी। नाले के उस पार कई लोग खड़े हैं जो कि पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नाले का जल स्तर अचानक बढ़ गया तो ये जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है। उधर राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और यहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक को सैलाब के बीच निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर को नदी में उतारा, सैलाब के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत 2 लोग बह गए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर खिलौने की तरह बह गया। दरअसल बारिश के बाद कोटा के चंद्रलोई नदी उफान पर है। पुलिया पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। लोगों के समझाने के बाद भी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और पुलिया में ट्रैक्टर उतार दिया। फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर सैलाब में समा गया। ये तस्वीर लापरवाही उजागर करती है और अगर ट्रैक्टर चालक ने लोगों की बात मान ली होती तो शायद हादसा नहीं होता। बारिश के मौसम में नदी नालों के बीच गाड़ी निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जान से कीमती कुछ भी नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ में खाई में यहां पर गाड़ी गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है और 13 लोग इसमें सवार थे। जानकारी आ रही है जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और गाड़ी के गिरने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। इन तस्वीरों को आप देखिए तो ये खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। 13 लोग सवार थे गाड़ी में, जिसमें से 7 की मौत हो गई। राजस्थान में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा में बारिश के बाद जल भराव की दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर खेत में सो रहा परिवार बाढ़ की चपेट में आकर फंस गया, जिनके रेस्क्यू की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित परिवार के लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया, लेकिन अब भी कई लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 22 mm और रावत भाटा में 174 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं कोटा के जिले में बीते 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जिले के निचले इलाकों में घरों तक पानी भर गया। लोग अपने घरों में फंसे हैं। चमल नदी का जलस्तर भी यहां पर बढ़ गया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां और डंपर भी पानी में डूब गए। इलाके में नाव ही सहारा है, जिसके जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा में आज भारी बारिश के अलर्ट के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 102% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसने लोगों के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदी नाले फुल हो चुके हैं और अब मुंबई गोवा हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नदी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया हो। मुंबई गोवा हाईवे के सुकेली खिंडी के पास सड़क पर चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। पानी इतना है कि सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हैवी ट्रक ड्राइवर तो फिर भी सैलाब के बीच आसानी से निकल पा रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियों को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है और ऐसे में सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई किलोमीटर सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद हाईवे पर चल रहा काम भी बाधित हो गया है। यूपी के आगरा में बारिश में करंट वाली मौत की वजह से युवक की जान चली गई, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस मामले में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर अब लापरवाही का एक बड़ा आरोप भी लग रहा है। तस्वीरें उसी लापरवाही और हादसे का लाइव सबूत है। बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और इसी पानी के बीच करंट वाली मौत का जाल छुपा था। लड़का बचकर निकलना चाहता था, लेकिन वहां पर बिजली का जंक्शन बॉक्स इतने नीचे लगा था कि वो इससे टच हो गया, जिसके बाद वो गिर पड़ा। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक वो तड़पता रहा, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग डर के मारे पास नहीं गए और जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। देखिए, वहां से लोग गुजर भी रहे हैं, ये सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन बारिश में मौत के करंट के सामने वो बेबस नजर आए।
अब बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ केस दर्ज करने का नहीं है। सवाल यह है कि अगर वक्त रहते सप्लाई बंद होती तो क्या आज एक जिंदा इंसान यूं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी का बुरा हाल है। प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक अब पहुंच गया है। सैलाब की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जलजला कितना भयानक है। गंगा और यमुना के बढ़े जलस्तर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गंगा लहरें लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी हैं। मां गंगा का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन कर हनुमान जी के परिसर में स्वागत किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में कुदरत ने जमकर कहर काटा है, जिसकी वजह से सड़कों पर आपको बता दे दरिया जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं घरों में बारिश के पानी ने कब्जा लिया है, जिससे ऐसा लगता है कि सैलाब ने यहां घेराबंदी कर दी हो। देखिए सड़क पर कैसे बाढ़ बारिश ने कहर काटा है। जो गाड़ियां कल तक फर्राटा भरती थी वो आज तिनकों की तरह बह रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां रोक नहीं रही क्योंकि पानी अब शहर की रफ्तार को बहा रहा है। जो भारी भरकम गाड़ी कल तक ब्रेक लगाने से रुकती थी वो आज ऐसे बह रही है जैसे ये कोई कार नहीं नाव हो। तेज बहाव गाड़ी को अपने साथ बहा रहा है। पानी की इस धार और उसके वार को देखिए। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। ये बहाव सिर्फ सड़क पर नहीं, शहर की हिम्मत का इम्तिहान है। गाड़ियां पूरी तरह पानी में नजर आ रही हैं और घर, वो भी आधे से ज्यादा सैलाब में डूब चुके हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही नहीं, सैलाब ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी है। और इस सड़क का हाल भी देखिए, कैसे तेज बहाव में पूरा का पूरा रास्ता ही बह गया। जो कभी पक्की सड़क थी वो अब नदी जैसी दिख रही है। ये मंजर देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये शहर की सड़क है। अफगानिस्तान के रेगिस्तान और सूखे इलाके भी इन दिनों सैलाब में डूबे हुए हैं। बाढ़ यहाँ पर इतनी विकराल हो चुकी है कि अब तो इंसानों की यहाँ जान जा रही है। एक ऐसा ही वीडियो अफगानिस्तान से सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह एक शख्स सैलाब की धार में फंसा है। उसे बचाने के लिए लोग रस्सी फेंकते हैं, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। जैसे ही शख्स रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक सैलाब उसे अपनी आगोश में ले लेता है और देखते ही देखते शख्स पानी में बह जाता है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और शख्स को बचा लिया। दरअसल अफगान के नांगरहार प्रांत के डारानूर इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कई इलाकों में पानी घुस गया है। इसी दौरान एक व्यक्ति बाढ़ के तेज बहाव में फंस गया, लेकिन स्थानीय बचाव दल की तत्परता और बहादुरी के कारण उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि मौसम के बदलते मिजाज और प्रकृति की अनिश्चितताओं से सावधानी बरतना कितना आवश्यक है। और देखिए पाकिस्तान एक बार फिर से भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश और नदियों के उफान ने यहां पर कई इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी की जो सितम है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रही हैं। सैलाब का ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। निचले इलाकों से भारी तबाही की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तेज बहाव से 7 लकड़ियां भी बहती हुई आ रही हैं, जिसे देखकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत हैं, जहां सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दूरदराज इलाकों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को खाने पीने की चीजें, साफ पानी और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।